हेलो फ्रेंड्स, विजन के 365 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके संस्कृत विजन 365 वन बाय वन करके हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का अध्ययन करवाएंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं समय न गवाया करते हुए। जो आपके ये विषय सूची है ये मूर्तिकला और स्थापत्य कला के करंट अफेयर्स में है। आपके महापाषाण संस्कृत के बारे में बात करता है। फिर दूसरा आपके चौखंडी स्तूप के बारे में बात करता है। तीसरा अमरावती कला शैली की बात करता है। चौथा आपके स्टेको मूर्ति के बारे में बात करता है। अभी तक तो आपने खजुराहो का नाम सुना होगा, अब एक आपके महाराष्ट्र में मिनी खजुराहो आ गया है। फिर आपके विदेश्वर मंदिर की बात करता है और सुर्खियों में रहे अन्य आपके स्थापत्य कला संरचनाओं को हम देखेंगे। उसके बाद आपके साथ हम पटचित्र के बारे में बात करेंगे, उड़ीसा के पटचित्र के बारे में, राजस्थान के बागरू ठप्पा छपाई की बात करेंगे आपके, और साथ में अन्य कला शैलियों की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम ये 2 पॉइंट आपकी स्थापत्य कला और चित्रकारी के ही बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम नृत्य संगीत और भाषा और साहित्य के बारे में आपके साथ डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी मैं आपके विजन 365 का सीरीज आप अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन, और आप अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे सकें। तो चलिए हम महापाषाण संस्कृत को देखते हैं मूर्तिकला और स्थापत्य कला के अंतर्गत। तो सुर्खियों में रहा हाल ही में आपके ये जो केरल और तमिलनाडु का सीमा है, वहाँ आपके पोथमाला पहाड़ियाँ हैं। एक नया आपके मिनहीर प्राप्त हुआ है। मिनहीर क्या होते हैं फ्रेंड्स, चलिए हम ये देख लेते हैं। तो मिनहीर जानते हैं, मिनहीर एक प्रकार का पत्थर है जो कि एकाश्म पत्थर होता है। एकाश्म का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर, बीच में वो टुकड़ा न हो, यानी 2-4 पत्थरों से मिलकर ना बना हो, बल्कि एक ही पत्थर हो, कहीं पे जॉइंट न हो। और ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है? जहाँ पर बहुत सारे समाधि हैं, जहाँ पर आपके समाधि रखी जाती है। और कैसा प्राप्त हुआ? आपके लंबवत प्राप्त हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर। ये ऊंचाई में ये जब इसका ऊंचाई आप जस ऊंचाई देखेंगे आप मिनहीर का, तो ऊंचाई में इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। जो आपकी पोथमाला पहाड़ियाँ हैं, इसमें एक नहीं सैकड़ों आपके पत्थर इसी प्रकार के पाए गए हैं। और जो इनकी संरचना है तो लगभग आपके 3000 ईसा पूर्व की है, मतलब बहुत पुरानी ईसा पूर्व की है। और साथ ही आपके इसमें जो ये मिनहीर है, केरल में अभी तक जो मिनहीर पाए जाते थे उससे सबसे बड़ा ये मिनहीर है केरल में। ये केवल कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तथा ये मतलब इनका जो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में, कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये आपके महापाषाणिक संस्कृत के सूचक है। जो मिनहीर होते हैं वो महापाषाणिक संस्कृत के सूचक होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, हम भारत में महापाषाणिक संस्कृत के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में महापाषाणिक संस्कृत मुख्यतः आपके आवास स्थलों पर पाए जाते हैं। आवास स्थलों पर पाए गए संस्कृत अवशेषों को संदर्भित करते हैं। मेगालिथ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्मारक सम्मिलित हैं, तथा इसमें केवल एक समान विशेषता यह है कि विशाल और अपरिष्कृत रूप से पत्थर पट्टिकाओं में निर्मित है। ऐसे स्मारक विश्व के अनेक भागों में और पाए जाते हैं, जैसे कि आपके यूरोप में भी पाया जाता है इसी प्रकार के पत्थर। एशिया में तो पाया ही जाता है, अफ्रीका में भी ऐसे पत्थर पाए जाते हैं। मध्य एशिया तथा दक्षिण अफ्रीका में भी इस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। तो चलिए और इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में महापाषाणिक संस्कृत जो है वो आपके सुदूर दक्षिण में और दक्कन के पठार में आपके बिंद प्रदेश में पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अरावली पर्वत पे पाया जाता है, जो कि आपके राजस्थान में है, और उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। भारत में महापाषाणिक स्थलों की तिथि लगभग 13,000 ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईस्वी सदी तक है निर्धारित की गई है।
विंध्य क्षेत्र में महापाषाण संस्कृति लौह पूर्व त्राम्पाषाण युगीन संस्कृति को संदर्भित करते हैं तथा प्रायद्वीपीय भारत में भी लौह युग से संबंधित है। जबकि देखिए जो यहाँ पे एक पॉइंट समझने योग्य है कि जो विंध्य क्षेत्र का वो है तो ये आपका जो संदर्भित करता है तो लौहपूर्ण ताम्रपाषाणी संस्कृति को संदर्भित करता है, जबकि आपके जो प्रायद्वीपीय भारत है वो वहाँ के जो ये पत्थर पाए जाते हैं वो लौह युग से संबंधित होते हैं। महापाषाणों के निर्माण की प्रथा भारत के कुछ जनजातीय समुदायों जैसे आपके खासी और मुंडा में वर्तमान में प्रचलित है। आपकी खासी जो जाति है ये आपके मेघालय में पाई जाती है। महापाषाण वस्तुतः समाधियों की कुछ विशेष रीतियों को प्रतिबिंबित करते हैं। मतलब कि ये जो महापाषाण समाधियाँ होती हैं तो आपके कुछ ये समाधियों को प्रतिबिंबित करते हैं जो भिन्न भिन्न स्थलों से विभिन्न समयांतरालों में प्रकट हुई हैं तथा कुछ समय तक प्रचलन में रही भी हैं। हालांकि नवपाषाण ताम्रपाषाणी चरण के सावधानों के विपरीत जहां आवास स्थल विद्यमान थे, महापाषाणिक समाधियों एक पृथक क्षेत्र में अवस्थित है, यानी अलग से विस्तृत ये स्थित है। जीवित एवं मृत अधिष्ठानों का पृथक्करण विशिष्ट है तथा सामाजिक संगठन में एक स्थानांतरण की ओर संकेत करता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेनहीर कहाँ पे पाया जाता है, क्या होते हैं और कहाँ भारत में क्या इनका डेट है और वर्ल्ड लेवल पे क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये मेनहीर के प्रकार देख लेते। तो महापाषाण समाधियों के 3 मौलिक प्रकार हैं। एक है आपका जो महापाषाणिक समाधियाँ 3 प्रकार मौलिक है। एक है आपके कक्षीय समाधियाँ हैं, चैम्बर टोम बोलते हैं इसी को, और कक्ष विहीन समाधियाँ हैं तथा समाधानों से असंबद्ध महापाषाण हैं। प्राप्त हुए विभिन्न प्रकार के महापाषाण स्मारक हैं, जैसे आपके मेनहीर है, डालमेन ताबूत है, इसी को आप टॉपिकल है आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। मेनहीर है, डायमोल्ड है, डोलमेन इसको बोला जाता है, टॉपिकल भी बोला जाता है, और आपके बाद स्टोन अलाइगमेंट है, आर्मोलियर है, पोर्ट होल एंड चिस्ट है। अब चलिए हम देखते हैं चौखंडी स्तूप के बारे में। ये आपके सुर्खियों में रहा चौखंडी स्तूप, इसको देखते हैं। तो हाल ही में आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र प्रोस्टेट एरिया ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित कर दिया है। जो आपकी ये चौखंडी स्तूप है तो हाल ही में आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया ने इसको आपके राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो चलिए चौखंडी स्तूप के बारे में देख लेते हैं कि क्या है ये। तो ये सारनाथ जो कि आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, यानी जो बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैन और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन यूपीएससी में 100% पूछे जाते हैं। तो चौखंडी स्तूप आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा कि किसने किया है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया ने राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है, ठीक है। और कहाँ पे है ये, तो आपके सारनाथ में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। ये कैसे है, तो जो ईंटों से एक निर्मित संरचना है, उत्कृष्ट निर्मित संरचना है तथा इसके शीर्ष पर एक अष्टभुजाकार मीनार अवस्थित है। कैसी भुजाकार, ये यहाँ देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी भुजा इसके ऊपर स्थित है, तो अष्टभुजाकार स्थिति है। और जनश्रुतियों के अनुसार इस स्तूप का निर्माण मुख्यतः और भी इम्पोर्टेंट हो गया, किसने करवाया था, तो अशोक द्वारा करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपका। चौखंडी स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने मतलब क्यों ये सुर्खियों में रहा, क्योंकि आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। कहाँ पे पाया जाता है, तो आपके उत्तर प्रदेश वाराणसी में पाया जाता है। और जो इसकी ऊपर की संरचना है अष्टभुजाकार है। और आपके इसको निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने निर्माण कराया था। शीर्ष पर स्थित अष्टभुजाकार मीनार एक मुगल स्मारक है, ओ वाह, मुगल काल का है, और जिसका निर्माण इस स्थान पर हुमायूं की यात्रा के उपलक्ष्य में 1588 में कराया गया था। अब मतलब इसका क्यों कराया गया था, ये इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो चौखंडी स्तूप है क्यों करवाया गया था, तो मुगल जो हुमायूं आपके था उसकी यात्रा के उपलक्ष्य में कराया गया था।
चलिए अब हम थोड़ी सारनाथ के बारे में देख लेते हैं। सारनाथ को मृगदाव या मृग उद्यान के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस स्थल को आपके ऋषिपतन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो संभवतः ऐसे स्थल को संदर्भित करता है जहाँ दिव्य पुरुष धरती पर अवतरित हुए थे। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। तो यह क्वेश्चन आता है कि धर्मचक्र जो प्रवर्तन है तो बुद्ध ने कहाँ पे दिया था? तो आपके कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जो धमेक स्तूप है वो धर्मचक्र प्रवर्तन है। इस स्थल पर भगवान बुद्ध ने धर्म का प्रथम उपदेश भी दिया था। यह माना जाता है कि इसका निर्माण जो है आपके 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हालांकि सम्राट अशोक द्वारा इसके निर्माण का आदेश 3वीं शताब्दी में, अशोक द्वारा इसे 3वीं शताब्दी पूर्व ही दे दिया गया था, लेकिन जो निर्माण हुआ था इसका 500 ईसा पूर्व हुआ था, 500 ईस्वी में हुआ था। मूलगंध और कुटी बिहार के बारे में देख लेते हैं। क्या है ये? यह वह स्थल है जहां महात्मा बुद्ध ने सारनाथ भ्रमण के दौरान निवास किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज टू मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मूलगंध कुटी बिहार जो है वो कहाँ है और क्यों फेमस है? तो यह वह स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने जब सारनाथ का भ्रमण किया था और जहाँ पे धर्मचक्र सारनाथ में प्रवर्तन किया था, तो वहाँ उन्होंने दौरान निवास किया था। यदि बनेगा क्वेश्चन तो आपको यहीं से बनेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो बोधि वृक्ष होता है तो क्या होता है, क्या है ये मूलगंध कोटी बिहार के निकट स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मूलगंध कोटी बिहार में स्थित है। और क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने निवास किया था। इसका निर्माण रोपट श्रीलंका के अनुराधापुर के श्री महाबोधि वृक्ष ने लाई गई शाखा के माध्यम से किया गया था, ठीक है। अशोक स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। भारत ने इस स्तंभ को अपनी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया था। अशोक स्तंभ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से याद बन सकता है कि भारत ने इस स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है तथा स्तंभ के निचले भाग पर स्थित अशोक चक्र को तिरंगे के रूप में मध्य रखा गया है। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक की सारनाथ यात्रा को संदर्भित करता है, प्रदर्शित करता है। 50 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष पर चार सिंह हैं, जिनके पृष्ठभाग पर आपके परस्पर संलग्न हैं, विराजमान हैं तथा सिंहों के नीचे 4 पशुएं हैं। पशुएं आप वृषभ हो गया, यानी कि आपके बैल हो गया, सिंह है, हाथी है और अश्व है। ये चारों पशु भगवान बुद्ध के जीवन के चारों चरणों को निरूपित करते हैं, ठीक। अब आपके देख लेते हैं जैन स्थल ये जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली है। चलिए अब देख लेते हैं प्लान ऑफ द स्तूप। प्लान ऑफ द कैसे मतलब स्तूप बनता है। चलिए स्तूपा के बारे में हम आप लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो ये आपके सबसे ऊपर होता है इसको बोलते हैं छत्रा। जब आप स्तूप में आपसे पूछेगा कि जो सबसे ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो जब सबसे ऊपर रहता है उसको छत्र बोलते हैं, ठीक। उसके जो नीचे रहता है उसको हार्मिका कहते हैं। जो नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं? हार्मिका कहते हैं, ठीक। और आपके जो ये यहाँ से होकर घूमा जाता है प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, ठीक। ये यहाँ से मंदिर के जो स्तूप रखा, स्तूप क्या होता है? जो आपके महान पुरुष होते हैं उनके कुछ अंगों का अवशेष वहाँ पे रख के स्तूप बना दिया जाता है। तो जो स्तूप होता है तो इस प्रकार का होता है, सबसे ऊपर छत्र लगा होता है, फिर उसके नीचे हार्मिका होती है, फिर आपके जो भी यहाँ जो जाते हैं लोग, यहाँ से यहाँ घूमते हैं, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। और जो आपके ये वेदिका लगाई जाती है, जो किनारे किनारे लगाई जाती है ताकि सुरक्षित रहे, इसको बोलते हैं वेदिका। और आपके तराना जो ये आपके ऊपर ऐसे स्तंभ के रूप में, जैसे आप बोल सकते हैं स्तंभ के रूप में खड़ा रहता है, इसको बोलते हैं हम तराना। और
मेधी भी बोलते हैं। आपको जो ये लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं? मेधी। तो हमने इस किस प्रकार का स्तूप है फ्रेंड्स मैंने देख लिया है। ठीक है, चलिए अब आप थोड़ी देख लीजिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या होता है ना। ये आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है और किसका निर्माण मतलब कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्र की एक इसका काम क्या होता है कि राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण हेतु उत्तरदायी एक प्रमुख संगठन है। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 एक्ट 1958 के प्रावधानों के अनुसार ये देश के सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। यानी कि जो आपके प्राचीन स्मारक हैं और पुरातात्विक स्थल हैं, तो अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत ये सभी प्रकार के पुरातात्विक स्थलों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, करवाता है। ठीक है, यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1961 में, सोचिए कितने बहुत पुराने, यानी जब हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा कराई गई थी। इसके प्रथम महानिर्देशक भी थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया के प्रथम निर्देशक भी थे। राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो ASAR अधिनियम 1958 के अंतर्गत आपके एंशिएंट मोमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड, आप अच्छे से देख लीजिए, ये आपके इस ASAR का फुल फॉर्म है एंशिएंट मोमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के खंड 4 के तहत प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व के हैं, जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में हैं, उन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रूप में घोषित किया जाता है। तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को कब घोषित किया जा सकता है। तो यदि कोई आपके स्मारक है, प्राचीन स्मारक है, जो कम से कम ऐतिहासिक हो, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व का हो, जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में हो, उसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों के संरक्षण और अनुरक्षण का दायित्व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है तथा इस कार्य को यह संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक परीक्षण और स्मारक के चतुर्थिक पर्यावरणिक विकास के माध्यम से संपादित करता है। यह एक निर्मित एवं निरंतर संचालित होने वाली प्रक्रिया है। तो आपने राष्ट्रीय महत्व स्थलों के बारे में भी जान लिया। चलिए अब हम देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण स्तूप। बहुत फेमस है सांची का स्तूप। आप सभी को मालूम है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, और यह भारत की प्राचीनतम संरचनाओं में एक है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। ठीक है, यह माना जाता है कि शुंग सम्राट जब पुष्यमित्र शुंग ने शासनकाल के दौरान इसको ध्वस्त कर दिया था, जबकि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र शुंग ने शासनकाल में इसका जीर्णोद्धार भी किया था। ठीक है, सातवाहन शासन के दौरान तोरण द्वार और वेदिकाओं के अलंबों का निर्माण करवाया गया और इसके अत्यधिक अलंकित किया गया। तोरण द्वार को कथात्मक, इसको जातक कथाएं भी कहते हैं, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, आकृतियों को सुसज्जित किया गया। तो इन संरचनाओं पर बोधि वृक्ष के नीचे संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्त करते हुए बुद्ध की प्रतिमा उत्कीर्ण की गई। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को भी चिंतांकन किया गया है। सांची स्तूप में 4 सुंदर नक्काशीदार तोरण का द्वार है। ठीक है, सांची स्तूप में कितने द्वार हैं? नक्काशी द्वार तो 4 हैं, जो बुद्ध के जीवन और जातक के विभिन्न
विभिन्न घटनाओं को दर्शाते हैं। इसे बस वर्ष 1989 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तो सांची का स्तूप कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो 1989 में शामिल किया गया था। चलिए हम देख लेते हैं भरहूत का स्तूप, जो सतना जिले में, ठीक है ना। भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में। इसका निर्माण शुंग शासन काल के दौरान लगभग 150 ईसा पूर्व में कराया गया था, ठीक। उसके बाद ये देख लेते हैं, इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से। अब ये पूछा जा सकता है कि जो भरहूत का स्तूप था तो किस पत्थर से निर्माण कराया गया था? तो इसका निर्माण आपके लाल बलुआ पत्थर से कराया गया था। जो इस स्थल की खोज की गई थी तो 1773 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। भरहूत पर की गई, जो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे तो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिर्देशक भी रह चुके हैं। भरहूत पर की गई आख्यानात्मक नक्काशियों से प्रकट होता है कि शिल्पकार अपनी चित्रमय भाषा के माध्यम से अत्यंत प्रभावशाली रीति से अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने में सक्षम थे। आख्यान या कथानक के रूप में यक्ष तथा यक्षिणियों को हाथ जोड़े हुए एकल मूर्तियों के रूप में चपटा वृक्ष में संलग्न करके चित्रित किया गया है। नक्काशीदार पट्टिकाओं पर बौद्ध कथाओं का चित्रण किया गया है, जैसे कि आपके माया का स्वप्न हो गया, देवताओं द्वारा बुद्ध की जान प्राप्ति का उत्सव मनाया गया जाना, बुद्ध के सिंहासन और बुद्धि वृक्ष की उपासना, हाथियों द्वारा बुद्ध के सिंहासन के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए दर्शाना, जातक कथाओं का भी चित्रण आदि। चलिए अब देख लेते हैं हम अमरावती स्तूप। यह प्राचीन भारत की बौद्ध कला और स्थापत्य कला का सुविख्यात उदाहरण है। ये कहाँ पे है? ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण जो करवाया गया था वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था तथा 14वीं सदी ईस्वी में एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ के रूप में सुविख्यात हो गया था। यानी कि जो निर्माण कराया गया था आपके 3री सदी ईसा पूर्व में कराया गया था और 14वीं सदी में ये महत्वपूर्ण बौद्ध के मठ केंद्र के रूप में विख्यात हो गया था। इस स्तूप की खोज 1797 में कोलिन मैकेंजी द्वारा की गई थी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अमरावती का स्तूप का निर्माण किसके, मतलब ये आपके खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1797 में कोलिन मैकेंजी द्वारा की गई थी। चलिए देख लेते हैं। पूर्व में स्तूप चूना पत्थर की 2 स्तंभों को जोड़ने वाली क्षैतिज पट्टिकाओं व साधारण नक्काशियों से युक्त एक सरल संरचना थी, परंतु जब सातवाहन शासकों द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया गया तब यह अत्यंत उत्कृष्ट स्मारक बन गया। ईंटों से निर्मित यह स्तूप एक गोलाकार वेदिका से युक्त है, जिस पर भगवान बुद्ध को एक हाथी को शांत करते हुए मानव के रूप में चित्रित किया गया है। इसका निर्माण चार मूल दिशाओं में बाहर की ओर विस्तारित एक 95 फुट ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। चलिए हम देख लेते हैं राजस्थान का बैराठ स्तूप के बारे में। ठीक है, ये क्या है और कहाँ पे है? तो है तो राजस्थान पे। चलिए इसके बारे में थोड़ी अपन पढ़ लेते हैं। यह सम्राट अशोक द्वारा निर्मित मौर्यकालीन एवं गोलाकार स्तूप है। अब ये आता है कि राजस्थान का जो बैराठ का स्तूप है किसने निर्माण करवाया था? तो हमारे सम्राट अशोक, मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण कष्ट के 36 अष्टकोष्ठी स्तंभों से एकांतर रूप में ईंटों की चूने द्वारा पलस्तर की पट्टिकाओं से निर्मित किया गया है था। बैराठ या प्राचीन विराट नगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। बैराठ जो था या प्राचीन आपका विराट नगर जो था वो मत्स्य महाजनपद की उस समय की राजधानी थी। किंवदंतियों के अनुसार इस नगर की स्थापना राजा विराट द्वारा कराई गई थी तथा शासक के राज्य में पांड्यों ने छद्म वेश में अपने निर्वासन के 13 वर्ष यहीं व्यतीत किए थे। यह अशोक के 2 अभिलेखों तथा महत्वपूर्ण प्राचीन बौद्ध अवशेषों हेतु भी प्रसिद्ध है। तो चलिए गुजरात का
देवनी मोरी स्तूप अपन देख लेते हैं क्या है ये और क्यों ये मतलब आपके इसको क्यों यहाँ रखा गया। तो चलिए, शामला जी के पास जो मेसवा नदी के तट पर स्थित है, इस विशाल स्थल में कई विहार और स्तूप स्तूप विहार वो स्थान होते हैं जहाँ पर आपके बौद्ध या जैन धर्म के लोग निवास करते हैं। स्तूप तो मैंने बता ही दिया कि जो महान महान इंसान होते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध या जैन धर्म के आदिनाथ भगवान हो गए, जब इनके शरीर के कोई अवशेष रख के आपके वेदिका बना दी जाती, प्रदक्षिणा पथ बना दिया जाता है, तब स्तूप का निर्माण होता है। स्तूप का जो निर्माण होता है वो आपके इस प्रकार रहता है, इस प्रकार, और यहाँ पे आपके छत्रक लगा दिया जाता है, ऊपर आपके ये छत्रक लगा दिया जाता है, और यहाँ पे आपके आने जाने के लिए प्रदक्षिणा पथ रहता है, और यहाँ पे वेदिका लगा दी जाती है। इस प्रकार से आपके वेदिका और यहाँ पे स्तूप रहता है। ये यहाँ पे स्तूप इस टाइप का आपके छोटी गुफाएं और चैत्य विद्यमान हैं। चैत्य को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि चिता, यानी कि जब किसी आपके जो जैन धर्म या बौद्ध धर्म के महान पुरुष हुए हैं, उनके स्थलों के जहाँ पर चिता होती है उसको समझ सकते हैं। बिहार वो स्थान होते हैं जहाँ पर इनके जो उपासक होते हैं वो निवास करते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित स्तूप हो गया, जगमपेटा हो गया, भट्टी पोलू हो गया, नागार्जुन कोंडा, गोली आदि हैं। चलिए अपन देख लेते हैं अमरावती कला शैली। तो ये देख लेते हैं कि अमरावती कला शैली आखिर सुर्खियों में क्यों रही, ठीक ना। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में गोंडला कंपा नदी के तट पर भारतीय साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों के एक दल द्वारा अमरावती कला शैली की विशेषताओं से युक्त एक बौद्ध स्मारक की खोज की गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे बौद्ध स्मारक की खोज की गई। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में गोलकंपा नदी के तट पर भारतीय साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों के द्वारा अमरावती कला शैली के विशेषताओं की युक्त एक बौद्ध स्मारक शैली की खोज की गई है। इससे अन्य संबंधित तथ्य अपन देख लेते हैं। खोजा गया ये बौद्ध स्मारक जो है स्थानीय चूना पत्थर से निर्मित स्तंभ है, जिसके मध्य और शीर्ष के सभी 4 दिशाओं पर अर्ध कमल पदप उकेरे गए हैं। इसकी कुछ विशेषताएं इक्ष्वाकु वंश की अमरावती कला शैली से समानता प्रकट करती हैं। इक्ष्वाकु वंश जो है आपके, उनकी अमरावती कली जो शैली है उससे समानता प्रकट करती है। अमरावती कला शैली आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के निचली घाटियों में विकसित हुई है। इस कला शैली के मुख्य संरक्षक जो थे आपके, वो सातवाहन शासक थे, परंतु कालांतर में सातवाहनों ने उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु शासकों के अधीन भी इसका संरक्षण किया था। यह कला शैली 150 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य विकसित हुई। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो आपके अमरावती कला शैली है तो कब विकसित हुई। तो ये 150 से लेकर आपके 150 ईसा पूर्व से लेकर 350 ईस्वी के मध्य विकसित हुई है। अमरावती कला की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में अपन देखें तो कथात्मक कला है। इसमें पादकों को इस रीति से उकेरा जाता था कि मानो वह किसी घटना को स्वाभाविक तरीके से चित्रित करते हों। उदाहरण के रूप में एक पदप में भगवान बुद्ध द्वारा एक हाथी को शांत करने की संपूर्ण कथा को चित्रित किया गया था है। यह प्रकृति में लिए गए चित्रों की बजाय मानवीय चित्रों की प्रधानता है। अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपको 100% है कि आपको प्री या मेंस में लिखने को जरूर आ सकता है।
तो जो कला की शैली है वो गंधार, मथुरा और अमरावती। अब आप देखिएगा इन सब में क्या क्या डिफरेंस है, और आप गंधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली में कैसे अंतर समझ पाएंगे। तो जो प्रभाव के रूप में यदि देखें, पहला पॉइंट प्रभाव के अंतर्गत देखें, हेलिस्टिक और यूनानी कला की विशेषताओं का प्रभाव किसमें है, तो गंधार कला में है। जबकि आपके जो मथुरा कला में है तो प्रकृति में स्वदेशी है, और इसकी जो प्रकृति है मथुरा कला की वो आपके स्वदेशी है। जबकि जो आपकी गंधार कला है तो वो हेलिस्टिक और यूनानी, जो विदेशों की हेलिस्टिक और यूनानी कला है उन विशेषताओं के युक्त है। जबकि आपकी जो मथुरा शैली है तो वो आपके जैसे कि भारत में निर्माण हुआ हो, स्वदेशी से युक्त है, और अमरावती भी आपके स्वदेशी से निर्मित है। अब देख लेते हैं इसमें प्रयुक्त जो सामग्री हुई है बनाने में तो क्या क्या हुई है। तो जो गंधार कला में हुई है वो आपके घूसर बलुआ पत्थर से हुई है, जबकि आपके मथुरा में लाल बलुआ पत्थर से हुई है। जबकि अमरावती में जो हुई है आपके वो श्वेत संगमरमर यानी कि सफ़ेद संगमरमर से हुई है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रयुक्त सामग्री है तो तीनों में अलग अलग हुई है। जैसे गंधार में आपके घूसर बलुआ पत्थर का यूज हुआ है, तो वहीं मथुरा में लाल बलुआ पत्थर का, जबकि अमरावती में आपके सफ़ेद संगमरमर पत्थर का यूज हुआ है। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं कि जो आपके गंधार शैली है तो मुख्यतः ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि आपके जो मथुरा शैली है तो ये बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म तीनों का है। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गंधार, मथुरा और अमरावती शैली में जो तीनों धर्मों से कौन सी शैली संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो मथुरा शैली है बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म तीनों से संबंधित है, जबकि जो अमरावती शैली है तो ये भी मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब इसके संरक्षक के बारे में देख लेते हैं कि आखिर इनका संरक्षण कौन किया। तो जो गंधार शैली का है तो कुषाण शासकों ने किया था। अमरावती भी शैली का जो संरक्षण किया था वो कुषाण शासकों ने ही किया था, जबकि जो अमरावती आपकी शैली है, मथुरा का भी कुषाण ने किया था और गंधार का भी, जबकि जो अमरावती शैली है उसका आपके जो संरक्षण किया था वो सातवाहन शासकों ने किया था। प्रतिमाओं का विवरण अपन थोड़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बुद्ध हैं तो वहाँ उनके जो हैं घुरागले केस हैं, दाढ़ी और मूँछों के साथ बुद्ध की आध्यात्मिक प्रतिमाएं हैं, जबकि मथुरा शैली में ऐसा को नहीं, कुछ भी नहीं है, दाढ़ी या मूँछों के बिना है। बुद्ध की प्रसन्न चित्र प्रतिमा है, यानी कि अध्यात्म में नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे मुस्कुरा रहे हों। और जबकि अमरावती में जातक कथाओं का चित्रण देखने को मिलता है। हम देख लेते हैं थोड़ी स्टेको मूर्ति के बारे में, जो कि आपके ये सुर्खियों में क्या रहा, पहले अपन ये देख लेते हैं। तो हाल ही में पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा तेलंगाना के सूरपेट जिले के फड़ीगिरी बौद्ध स्थल से उत्खनन के दौरान एक मानवाकार स्टोको मूर्ति की खोज की गई, जो हमारे पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा खोज की गई है। वो तेलंगाना के सूरपेट जिले के फड़ीगिरी बौद्ध स्थल से, कहाँ से की गई है स्टोको मूर्ति की, तो आपके तेलंगाना के सूरपेट जिले के फड़ीगिरी बौद्ध स्थल से की गई है। मालूम है कि देश में अब तक खोजी गई सबसे बड़ी स्टेको मूर्ति है। अभी तक की खोजी गई ये मूर्ति जो है सबसे बड़ी स्टेको मूर्ति है। अपन देख लेते हैं फड़ीगिरी पहाड़ी के बारे में थोड़ी देख लेते हैं, जहाँ पे ये पाई गई है। यह तेलंगाना का एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। जो फड़ीगिरी पहाड़ी है कैसा स्थल है, ये बौद्ध स्थल है। इसके पुरातत्वशेष स्थल जो लगभग प्रथम सदी ईस्वी के हैं, यानी प्रथम ईस्वी के हैं, जिन्हें वर्ष 2001 के उत्खनन के दौरान खोजा गया था। इसे कब खोजा गया था, 2001
एक में खोजा गया था। ठीक, इस स्थल से प्राप्त मूर्तिकला संबंधित संपदा सातवाहन और इक्ष्वाकु वंश के मध्य एक क्रमिक संक्रमण को प्रदर्शित करती है। ओके, यह राज्य सरकार द्वारा फड़ीगिरी और बौद्ध सर्किट में शामिल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहन युग से संबंधित महास्तूप, अर्धगोलाकार चैत्रगी वातानुष्ठिक स्तूप तथा स्तंभ युक्त समाकक्ष भी प्राप्त हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अपन। यह बौद्ध भिक्षुओं का सबसे बड़ा प्रशिक्षण स्थल है। अब प्रशिक्षण स्थल है यानी कि जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, और ध्यान केंद्र तथा यहाँ लगभग 2000 बौद्ध विहार थे। यानी मैंने बताया था कि विहार वो स्थल होते हैं जहाँ पर बौद्ध उपासक जो होते हैं वो निवास करते हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। यह विहार इसी पहाड़ी पर स्थित है, अवस्थित थे। स्टेको कला के बारे में अपन थोड़ी देख लेते हैं क्या होता है। स्टेको का प्रयोग भित्तियों तथा भीतरी छतों पर सजावटी लेपन के रूप में तथा स्थापत्य में मूर्तिकला विषयक तथा कलात्मक विषयों के रूप में किया जाता है। परंपरागत स्टोको का निर्माण चूना, रेत, जल के मिश्रण से किया जाता है, जबकि आधुनिक स्टोको को पोर्टलैंड सीमेंट, रेत एवं जल से निर्मित किया जाता है। एक प्लास्टर सामग्री के रूप में इसे नम अवस्था में प्रयोग किया जाता है तथा सूखने के पश्चात यह तंत्र कठोर हो जाता है। भारतीय स्थापत्य में स्टोको का प्रयोग एक वास्तुशिल्पी संदर्भ में प्रतिमा हेतु सामग्री के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः बिहार परिसरों में किया जाता था। उदाहरण के रूप में जैसे आपके नालंदा में विक्रमशिला विहारों में मूर्तिकला में स्टेको का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। द्रविड़ स्थापत्य में विमान के अलंकरण हेतु सैकड़ों स्टोको प्रतिमाओं का प्रयोग किया गया था। चले हम देख लेते हैं मिनी खजुराहो। अभी तक तो आप खजुराहो के बारे में पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश में खजुराहो एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में था। अब अपन देख लेते हैं कि आखिर मिनी खजुराहो कहाँ पे है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मिनी खजुराहो कहाँ है और ये क्या कैसे, इसके अपन जितने भी कॉन्सेप्ट है चले देख लेते हैं कि आखिर सुर्खियों में क्यों रहा। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के मंडकेश्वर मंदिर समूह का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। विवरण इस प्रकार है कि इस मंदिर समूह का निर्माण 9वीं सदी से 12वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था तथा इस समूह में 24 भिन्न प्रकार के मंदिर सम्मिलित हैं। इस मंदिर समूह का नाम इसके मुख्य मंदिर के नाम पर रखा गया है जो भगवान शिव को समर्पित है तथा जिनके मार्कंडेश्वर या मार्कंडेय मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर बैनगंगा नदी के तट पर मार्कंडा गांव में स्थित है। यह मंदिर समूह मिनी खजुराहो या विदर्भ या खजुराहो के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर शैव, वैष्णव एवं शक्ति पंथ से संबंधित है। ये मंदिर उत्तर भारत की नागर मंदिर स्थापत्य शैली में निर्मित हैं। ऐसी मान्यता है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व वज्रपात की एक घटना के कारण मंदिर का शिखर अत्यंत विखंडित हो गया था। ऐसी लोगों की मान्यता है कि 2000 वर्ष पूर्व वज्रपात की एक घटना हुई थी जिसके कारण शिखर अत्यंत विखंडित हो गया था। उसके पश्चात लगभग 120 वर्ष पूर्व एक गौड़ शासक ने मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाने का प्रयास किया था।
चले हम थोड़ी इस मंदिर के बारे में देख लेते हैं, नागा स्टाइल के टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। तो जो सबसे ऊपर रहता है वो कलश रहता है, सिंबॉलिक वाटर पोर्ट रहता है, अमलक उसके नीचे रहता है। तो सबसे ऊपर आपकी कलश रहता है। ये अपन नागर शैली की मंदिर देख रहे हैं ना, नागा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक। तो आप सबसे ऊपर क्या रहता है जो नागर शैली में, आपकी कलश रहता है, उसके बाद अमलक रहता है, उसके बाद आपके गर्भा रहता है, गर्भा रहता है, इसको गिरवा बोलते हैं। उसके बाद आपके शिखर रहते हैं, और इसके बाद आपके जो प्रदक्षिणा पथ यहाँ पे आपके रहता है। साथ ही आपके बालकोनीड विंडोज रहती हैं, ज़्यादा ज़्यादा बाल्स रहते हैं आपके, जागती प्लेटफॉर्म भी रहती हैं, जगाती प्लेटफॉर्म, इंट्रेंस स्टेप्स या जहाँ से अपन एंटर करते हैं वो स्टेप्स रहते हैं। मंडप असेंबली हॉल्स रहता है, महामंडप महामंडप है, साथ में अंतरालर भी है, आपके गर्भा गिव्वा भी है। तो आप इसको देख लीजिएगा, एक बार अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं विदेश्वर मंदिर के बाद। विदेश्वर मंदिर सुर्खियों में क्यों रहा, पहले तो अपन ये देख लेते हैं। तो हाल ही में विदेश्वर मंदिर ने में 23 वर्ष के पश्चात कुंभाभिषेकम समारोह का आयोजित किया गया था। यानी कि जो विदेश्वर मंदिर में 23 वर्ष के पश्चात कुंभाभिषेकम समारोह आयोजित किया गया था, इसलिए ये आपके सुर्खियों में था। अब अपन देख लेते हैं कि ये कुंभा, 1 मिनट जस्ट अ वेट, ओके, हाँ अब सही हो गया। तो कुंभाभिषेकम विषय के बारे में अपन देख लेते हैं। कुंभाभिषेकम जो हिंदू मंदिरों के अभिषेक उत्सव का एक भाग रहा है। कुंभ का अर्थ है शीर्ष और मंदिर के शिखर या मुकुट, यानी कुंभ का अर्थ है शीर्ष और यह मंदिर के शिखर या मुकुट को व्यक्त करता है। वहीं अभिषेकम का अर्थ है अनुष्ठानिक स्नान से है। अपन देख लेते हैं विदेश्वर मंदिर के बारे में। यह भगवान शिव को समर्पित है। जो विदेश्वर मंदिर है ये शिव को समर्पित है, और ये आपके तमिलनाडु के तंजावुर के कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण आपके 1003 ईसा पूर्व से लेकर 1010 ईसा पूर्व के मध्य महान चोल सम्राट राजा प्रथम द्वारा कराया गया था। यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में एक है तथा इसका निर्माण द्रविड़ स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर यूनेस्को की एक विश्व विरासत स्थल सूची में सूचीबद्ध है, जिसे महान प्राणवान चोल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस सूची में सम्मिलित अन्य 2 मंदिर हैं, जैसे आपके गंगई कोल्ड चोलपुरम मंदिर और दशासुरम तथा एरातेश्वरम मंदिर भी है। अब हम देख लेते हैं द्रविड़ आर्किटेक्चर के बारे में, थोड़ी देख लेते हैं। तो आपके जो द्रविड़ आर्किटेक्चर होता है, तो शिखरा अंदर सबसे ऊपर होता है, जो इसका गोपुरम जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से इंटर किया जाता है, गोपुरम रहता है, और मंडप रहता है आपके गर्भगृह। ये जहाँ पे आपके गर्भगृह यानी कि जो मंदिर में सबसे बीच वाला स्थान होता है, उसको बोलते हैं अपन गर्भगृह, और जहाँ से इंटर किया जाता है उसको बोलते हैं गोपुरम। और उसके बाद तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो चले अपन देख लेते हैं। आपको फिगर यदि आपको देखना है कि लोकेशन ऑफ द छाला टेम्पल इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो कहाँ पे है, तो आप देख सकते हो इनके बारे में। ये मदुराई कोयम्बटूर हो गया, बेंगलुरु चेन्नई हो गया,
गंगेट चोलपुरम मंदिर हो गया। तो अपन थोड़ी स्थापत्य, चलिए अपन इसको आप देख लीजिएगा अपने गार्डिंग, अपन आपको आगे पढ़ा देते हैं। जो चोल स्थापत्य कला है, चोल स्थापत्य कला के तहत कला एवं स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली अपनी पराकाष्ठा पर थी। जो चोल कला स्थापत्य कला पे चोल शासनकाल के तहत कला एवं स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली जो थी, वो आपकी द्रविड़ शैली ये अपनी सबसे ऊंच यानी पीक पॉइंट पे थी, समझ आप बोल सकते हो। चोल शासकों ने पल्लव स्थापत्य कला शैली का अनुसरण किया था। चोलकालीन मंदिरों के गर्भगृह वृत्ताकार एवं वर्गाकार दोनों प्रकार के हैं। प्रमुख मंदिरों में सम्मिलित है राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगई कोट चोलपुरम का शिव मंदिर, पुडुकोट्टई जिले के नर्मतालाई में स्थित चोलेश्वर मंदिर, ये बहुत ऐसे शब्द भी हैं जो कि आपके पढ़ने में, कोंडुकलूर के मंदिर, तिरुचिरापल्ली के मंदिर, श्रीनिवास नल्लूर स्थित कोरंगनाथ मंदिर आदि। गोपुरम के शीर्ष पर गोवर्धना शिखर और कलश निर्मित किए जाते थे। चोल मंदिर परिसर मंदिरों का अलंकार हेतु विख्यात है। अनेक मंदिरों में स्तंभ युक्त मंडप निर्मित किए जाते थे, जिन्हें अर्धमंडप, महामंडप तथा नंदी मंडप भी कहा जाता था। प्रतिमाओं एवं अभिलेखों को इन मंदिरों को भित्तियों पर उत्कीर्ण किया जाता था। चोल मंदिरों से पाषाण एवं धातु निर्मित मूर्तियां बहुतायत में प्राप्त हुई हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं स्थापत्य कला वाला कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो मंदिरों की भित्तियों पर आख्यानात्मक पट्टिकाओं पर रामायण, महाभारत एवं पुराणों की कथाओं और 63 नायरों के जीवन का चित्रण किया गया है। 12वीं सदी की नटराज मूर्ति आपके चोलकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस मूर्ति में आपके नटराज शिव, भगवान शिव के तांडव नृत्य को लौकिक जगत के संहारक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। शिव को आपने दाहिने पैर पर स्वयं को संतुलित करते हुए दाएं पैर से भी अज्ञानता तथा विस्मृति के राक्षस अपरस्मर का दमन करते हुए दर्शाया गया है। अपास्मर का दमन करते हुए दर्शाया गया है। शिव का बायां पैर भुजंग त्रासित मुद्रा में उठाया गया है, जो आपके त्रिभाव को प्रस्तुत करता है, अर्थात उपासकों के मस्तिष्क में माया अथवा भ्रम रूपी आवरण को समाप्त करता है। शिव की चारों भुजाएं फैली हुई हैं तथा मुख्य दाईं भुजा अथवा अभय जो है हस्त मुद्रा से प्रदर्शित की गई हैं। इनकी अन्य निम्नलिखित विशेषताएं ये है कि शिव अपने ऊपरी हाथ जो है दाएं हाथ से अपने प्रिय वाद्ययंत्र डमरू को तालबद्ध रूप से धारण किए हुए हैं। ऊपरी हाथ बाएं हाथ की हथेली से ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, जबकि मुख्य जो बाईं भुजा है वो आपके डोला हस्त मुद्रा में है। भगवान शिव के केस दाईं और बाईं दिशा में लहराते हुए वृत्ताकार ज्वाला की माला को स्पर्श करते हैं। शिव की नित्यता मृदा इसी ज्वाला से घिरी हुई है। चलिए अपन देख लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम ये आपके चोल कला से नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में आपको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।